हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम 2016 ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रादर उसका भी एक पार्ट करने वाले हैं जिसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस एग्जैक्टली एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस बनाती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस्ड टू, and it is a question of combined or mixed concept from hydrocarbon टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी तरह के जो अलग अलग फंक्शनल डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं उन सभी की वेरिएबल रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन एडवांस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि आप लोग देखते ही हैं कि आजकल रीसेंट पास्ट में कॉम्प्रहेंशंस जो बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छी कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड रिएक्शन की कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। उसके अलावा अभी रीसेंट पास्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं ऑर्गेनिक में, वो नंबर ऑफ मोल्स देकर परसेंटेज यील्ड पूछ रहे हैं। उस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको बेसिक जो रिएक्शन के होना और मैकेनिज्म एंड देन फाइनल प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये 2016 के क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल इन केस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इन द एंड। प्लीज शेयर आवर चैनल amongst your known groups, peers or students so that it could help us grow. चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से मैं कह रही हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस 2। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, ये बेसिकली जैसे आप लोगों को पता ही है कि ओलंपियाड वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट रिसर्च या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देखिए, इसमें इन्होंने जो कहा था, दिस क्वेश्चन लुक्स एट द सिंथेसिस ऑफ dolesterone mesylate, which is some Z compound shown here in the right. ठीक, it is a drug sold under the trade name Anzimet and used to treat post-operative nausea and vomiting. ये इस पर्टिकुलर जगह इस्तेमाल होने के अलावा ये जो कहा है ना कि पोस्ट ऑपरेटिव नोशिया एंड वॉमिटिंग, अगर किसी की सर्जरी हुई होती है और लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें एनेस्थीसिया के कंट्रोल में या एनेस्थीसिया के अंडर में रखा जाता है, तो जब धीरे धीरे सर्जरी के बाद आईसीयू में ट्रांसफ़र करने पर उन्हें धीरे धीरे होश आना शुरू होता है। तो आपने बहुत कॉमन सिम्टम देखा होगा कि वो जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होता है, पेशेंट को वॉमिट का सेंसेशन होता है, दे फील कि जी घबरा रहा है, नौशिया फील हो रहा है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स को जो एनेस्थीसिया से डेवलप होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ये फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, उन्हें कम करने के लिए ये पर्टिकुलर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमोथेरेपी जो कैंसर में एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है, उसमें भी पेशेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं एंड दे डेफिनेटली फील लॉट ऑफ नॉशिया, बहुत ही सीवियर नॉशिया उनको फील होता है। उनके लिए भी एंजाइमेट इस पर्टिकुलर ड्रग का इस्तेमाल होता है। तो ये जो ड्रग है ये हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व ड्रग है और 2016 में ही आईसीएचओ ने इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया है। हम इसका छोटा सा पार्ट, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट जेई से बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं रख रहा है, तो वो पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, उसी के कंपोनेंट ले रहे हैं। वही पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो यस उसको हम जेई में भी क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर ये जो सिंथेसिस का पूरा मेथड दिया है और उस मेथड को हम अभी डिस्कस करेंगे ही, और आखिरी में ले जाकर पूछा है फर्स्ट साइक्लिक कंपाउंड ए इज मेड। ओके, ये यहाँ पर ए है, ये मेंशन करा इट इज साइक्लिक विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। मतलब कोई और फंक्शनल ग्रुप यानी क्लोरीन आपको हटाना है, ये इंडिकेट हो गया यहाँ। कंपाउंड जी इज अकायरल एंड कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम डी। ओके, डी से बनाया जा सकता है यूजिंग ओजोन
under reductive conditions or via stereoisomers E1 and E2 using OSO4 or via stereoisomers F1 and F2 using the पर एसिड। इनमें से किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। और इन्होंने सारी ये चीजें पूछी थी कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी डी E1 E2 F1 F2 एंड जी, इन सबके स्ट्रक्चर्स हमें बताने। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले इन पार्ट ऑफ रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट आप देखें कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये क्या यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है एक्टिव मिथिलीन H की रिएक्शन। ये जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है इसे समझें आप। सबसे पहले ये है ETOC डबल बॉन्ड OCH2COOET, ये कहलाता है DEM, डाइइथाइल मेलोनेट। और ये डाइइथाइल मेलोनेट जो है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ पर रखता है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप अगर ये रखेगा और इसमें हम LiH डाल रहे हैं विच इज 2.5 इक्विवेलेंट, मतलब आप एक्सेस डालिए, जितना यूज करना है आपको आप करते चलिए। ये और बात है कि एक बार में एक ही एसिडिक एच जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा डाल दिया तो डाई अनायन बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वन एट अ टाइम से भी गया तो ये COOET ये अनायन आपका तैयार हुआ। ठीक, अब ये अनायन इसकी रिएक्शन डबल बॉन्ड ये Cl और Cl पर दे रखी। कौन सी रिएक्शन आ गई? देखिए एक्टिव मिथिलीन हमारे लिए जे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्टिव मिथिलीन एक न्यूक्लियोफाइल के तौर से तैयार हो गया है। ये एम्बीडेंटेड, दो दांत, दो साइट ऑफ अटैक है, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, लेकिन कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी द प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक। इसका हमें दे रखा है कि भाई 1.1 ही इक्विवेलेंट लेंगे, मतलब ये आपको कम दिया है और LiH ज्यादा दिया है, तो इसका एक ही हम इक्विवेलेंट यूज करने के लिए अलाउड है, ये हम इसका अर्थ ले लेंगे। तो ये SN2 अटैक होता है बेटा। ये अटैक कौन सा हो रहा है? ये अटैक SN2 अटैक किया गया है। और ये SN2 अटैक का जो रिजल्ट है आइए वो बनाते हैं। तो ये जब इस तरह से अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड एक Cl सरवाइव कर गया और इस जगह पर हमारा CH ये वाला और COOET और COOET अटैक कर गया। अब आपको 2.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ LiH दिए हैं, अभी मीडियम वही है, हम मीडियम चेंज करें नहीं है, तो यही स्टेप वापस होगी। कौन सी स्टेप? LiH के अटैक की। LiH ने अटैक किया तो हमारा यहाँ हमें एक क्लोरीन दूर बनाना चाहिए था, चलिए बना देते हैं। ये Cl है ना, तो ये यहाँ से Cl, ये डबल बॉन्ड और ये C माइनस COOET और COOET तैयार हो। अगेन इंट्रामोलिकुलर SN2 हो गई। ये रिएक्शन कौन सी हो गई है? ये रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर SN2। अब इस इंट्रामोलिकुलर SN2 के रिजल्ट के तौर से ये डबल बॉन्ड तो कुछ भी चेंज नहीं लिया, ये देखिए ये यहाँ से भी कनेक्ट हो गई, 5 मेंबर रिंग आपकी तैयार हुई। और इसके पास COOET और COOET बचे हुए हैं। यहाँ तक हमारे पास आते आते इस A के स्ट्रक्चर में ये COET और COET बचे हुए हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बना है A। ठीक, अभी हम सिर्फ A तक ही पहुंचे हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अब B की बात करेंगे। तो B बनाने के लिए हमें कहा गया कि पहले तो आप NaOH एक्वस ले लीजिए। ठीक है, हमने NaOH एक्वस लिया और फिर HCl एक्वस लेके हीट भी करना है। चलिए, तो पहले ये जो NaOH एक्वस इन्होंने दिया, इससे हम कहेंगे कि COO माइनस डबल बॉन्ड ऐसे ही रहा और ETOH अलग हो गया। ठीक, ये पार्ट आपका हुआ, सिर्फ NaOH एक्सेस में ही ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें जब HCl एक्वस लिया तो एसिड बेस हो जाएगी, ये COOH स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक एसिड को प्रोटोनेट कर रहा है, उसका सॉल्ट रखा है तो प्रोटोनेट कर दिया गया और खुद बन गया अनायन, तो ये COHCH हो गया। यहाँ पर अब जब हीटिंग कही गई है तो ये देखिए आप, ये
जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये बीटा कीटो एसिड के जैसे, आप हीट करेंगे तो दे विल लूज CO2, ये CO2 यहाँ से चला जाएगा। ठीक, क्या करते हैं ये CO2 लूज कर देते हैं, और इन्होंने CO2 लूज कर दिया तो आपको ये COOH यहाँ मिला। ना द पॉइंट इज कि मैंने इसे यहाँ पर कायरलिटी के मद्देनजर कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि ये अकायरल होना चाहिए, यहाँ POS पास होगा, सो दिस मॉलिक्यूल हैज टू बी अकायरल। और ये हमारा कौन सा B तैयार हो गया है। ठीक, A हम तैयार करके लाए थे और ये हमारा अकायरल B तैयार हो गया है। अब इस B पर इन्होंने कहा है SOCl2 डालो तो C बन जाएगा। ठीक है, हम SOCl2 इसी पेज पर ले लेते हैं कि SOCl2 क्या करता है बेटे, एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। ये आपका एसिड क्लोराइड बन गया है और ये आपका आ गया है C। ठीक, अब हम डी की प्रोसीडिंग नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये हमारा सी बन गया। अब इस सी पर हमें दिया गया है इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। एनसीईआरटी में मेंशन है कि एसिड क्लोराइड से अल्कोहल डाल के आप जब एस्टर बनाना चाहें तो HCl बाय प्रोडक्ट बनता है। उस HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए ये पिरिडीन यूज हो रहा है। ठीक, तो ये CO OET ये क्या बन जाएगा, ये भी SNAE रिएक्शन ही है। दिस इज SNAE, वो SN2 थी, SNAE है सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल। ये क्या हुआ है, यहाँ पर अल्कोहल ने ऐसे अटैक करके पाई ओपन पाई क्लोज अल्टीमेटली Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और ये एस्टर तैयार हुआ। ये आपका आ गया स्ट्रक्चर नंबर डी। अब इस स्ट्रक्चर नंबर डी का काफी वैरायटी में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं E1 E2 से G का ट्रैक ले रही हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रैक डिस्कस करने जा रही हूँ कि D जो है इस डायरेक्शन में कैसे गया। तो डबल बॉन्ड हमारा ऐसा कैसे ही COOET, इस पर रिएक्शन गई OSO4 एक्वस की। अब OSO4 जो है वो बेयर्स रिएजेंट अल्कीन चैप्टर, वहां पर उसी तरह का ऑल्टरनेटिव रिएजेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। ये हाइड्रोक्सिलेशन नामक रिएक्शन कराता है। क्या कराता है, हाइड्रोक्सिलेशन। और खास चीज ये है कि ये जब हाइड्रोक्सिलेशन कराता है तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। कैसा कराता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब 2OH ऐड तो होंगे लेकिन वो एक ही साइड से ऐड होंगे, या तो दोनों वेज या दोनों डैश। ओके, अब इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंस प्ले करने लग गया कि इफ अज्यूम दिस इज ऑन वेज तो नए OH दोनों डैश से भी आ सकते हैं, या नए OH, इसको मैं वेज पर ही छोड़ रही हूँ, COOET, या नए भी दोनों वेज से ही आ सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं और इसीलिए यहाँ E1 एंड E2 को दो प्रोडक्ट्स को मेंशन किया गया है। सो ये बनेंगे आपके E1 एंड E2। ठीक, यहाँ हमारा E1 एंड E2 आ गया। अब HiO4 से रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये विसिनल डायोल्स जो हैं इनको HiO4 ब्रेक करता है। ठीक, तो HiO4 की रिएक्शन जेई में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अब जब HiO4 से ट्रीट किया गया तो ये दोनों ब्रेक होंगे। और शॉर्टकट क्या है, आप जब ब्रेक करेंगे तो हर ब्रेकेज पर, हर ब्रेकेज को ऐसा ब्रेकेज, ये कार्बन की एक बॉन्ड खाली हुआ और ये बॉन्ड भी, इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ, दोनों को जो एक एक बॉन्ड अब एम्प्टी होने वाला है दोनों को आप OH दे देंगे। एज सिंपल एज दैट। और वंस इट इज डन, आप समझिए ये हो जाएगा CHO, ये भी हो गया CHO। और अब इस COOET के वेज डैश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज अगेन इट इज गोइंग टू बी अकायरल जी कैसा होने वाला है, अकायरल। और इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारा भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
ठीक, तो ये हमने डी से जी तक का सफर तय किया। क्या हम यही काम रिडक्टिव ओजोनलिसिस से भी कर सकते थे? यस। अगर आप ये काम ओजोन प्लस रिडक्टिव वर्कअप का मीनिंग होता है कि यू आर टेकिंग जिंक अलोंग विथ वाटर. If you are writing this, then it is called reductive workup. You don't have to reduce those aldehydes to alcohol. So yes, अगर आपने डायरेक्ट ओजोन लिसिस लिया तो ये ब्रेक होकर ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे जाएगा। ठीक, सो वेरी गुड, ये भी एक तरीका अच्छा है। अब ये जो F1 F2 वाला रास्ता है इसको हम ले लेते हैं। ये हमारा D था और अब इस पर ये कंपाउंड, जरा इस कंपाउंड को पहले पहचानिए आप, ये क्या है? ये MCPBA है, मेटाक्लोरोपरॉक्सीबेंजोइक एसिड। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है इन अल्कीन्स पर इपॉक्साइड बनाना। अब ये इपॉक्साइड अगर देखूं तो एक ही साइड बनेगा ना, या तो इधर बोथ बॉन्ड्स हैज टू कम फ्रॉम द वेज और बोथ फ्रॉम द डैश। दैट इज द पॉसिबिलिटी कि भाई दोनों जो है एक ही तरफ से आए। मैं ये तो कर ही नहीं सकती कि ये जो ऑक्सीजन से अटैच बॉन्ड है इनमें से एक वेज हो और एक डैश हो, क्योंकि तब तो रिंग ही पूरी नहीं होगी। तो ये दो तरह के कंपाउंड्स बनेंगे और ये दोनों कंपाउंड्स अब क्या कहलाएंगे? F1 एंड F2। ठीक, ये हमारे कंपाउंड्स बन गए हैं F1 एंड F2 तैयार हो गए। ठीक, और इन F1 F2 को भी अगर HiO4 में ब्रेक किया जाए तो एक्वस होता है HiO4। So acidic medium में first they will open to something like E1, E2 and then will undergo same fission और G का प्रोडक्शन करेंगे। क्या है G का प्रोडक्शन? CHO, CHO and COOET। ठीक, इस तरीके से बनेगा। अब हम देखें कि हमने क्या क्या रिवाइज किया। हमने यहाँ एक्टिव मिथिलीन, H इज एसिडिक, इट फॉर्म्स इनोलेट विच कैन अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अनस्टेबल ऑन हीटिंग, लूजेस CO2। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ SOCl2 forms acid chloride. Acid chloride with alcohol in presence of pyridine forms an ester. यहाँ पर हमने तीनों ही रिएक्शन जो है अल्कीन की रिएक्शन, अल्कीन केमिस्ट्री यूज हो रही है। OSO4 क्या करता है? तो OSO4 हाइड्रोक्सिलेशन करता है, एडिशन ऑफ OH और वो भी सिन। ओजोन लिसिस क्या करता है? अल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करता है अल्डिहाइड अल्डिहाइड में। F1 F2 में क्या है? ये इपॉक्साइड बना रहा है, ये साइक्लाइजेशन हुआ है D से, इपॉक्साइड बन रहा है। और ये लास्ट HiO4 रिएक्शंस भी जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने विसिनल ग्लाइकॉल का फिजन देखा है। ठीक, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको टाइम टू टाइम रिएक्शंस जब रिवाइज करना हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा लेकर हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप ऐसे ही रैंडम रिविजन करते रहें। I'd like to suggest आप सभी को जिनका केमिस्ट्री का कोर्स अब काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा, तो अगर ऑर्गेनिक के सिलसिले में मैं बात करूं तो मैं आप सबको ये सजेशन देना चाहूँगी कि डू प्रैक्टिस 2 to 3 कन्वर्जन्स एज अ रूल डेली। ठीक, कभी भी जब भी आपको दिन भर में मौका मिले आप 2 से 3 कन्वर्जन्स कहाँ से लाएंगे? कन्वर्जन्स कोई चिंता की बात नहीं। आप एनसीईआरटी में ही अगर हर चैप्टर का फ्रॉम 11 टिल 12 सिलेबस एंड सारे कन्वर्जन्स अगर आप देखेंगे तो वही ऑलमोस्ट नहीं नहीं करते 100+ कन्वर्जन्स तो हैं ही। ठीक, आप कन्वर्जन जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप कन्वर्जन्स करेंगे तो आपको रैंडम रिएक्शंस की एप्लीकेशंस प्रैक्टिस में आएगी एंड दैट विल बी द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑर्गेनिक डेली बेसिस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।